ओके स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हमने लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस देखा था और अब हम लोग देखेंगे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अब डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी अब हम लोग देख रहे हैं। तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी जो आया है एटम के लिए आया है, ये जो आया था 1808 में आया था। और ये जो एटम वर्ड आया है एक्चुअली में ये ग्रीक वर्ड से आया है। एक ग्रीक वर्ड था एटोमियो। ठीक है, एटोमियो से, एटोमियो का जो मतलब होता है, इसका मतलब होता है इनडिविजिबल, मतलब जो जो डिवाइड नहीं हो सकता है, जो कट नहीं हो सकता है, अनकटेबल। तो इसका मतलब होता है अनकटेबल, या हम लोग बोल सकते हैं इनडिविजिबल, अनकटेबल या इनडिविजिबल। तो जो एटम है उस टाइम पे यही माना गया था, ये क्या होता है, इनडिविजिबल होते हैं, मतलब एटम अपने फर्दर छोटे छोटे पार्टिकल में डिवाइड नहीं हो सकते हैं, इसीलिए उसका नाम दिया था एटम। मतलब ऐसा पार्टिकल जो मतलब फिर से डिवाइड, फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता है, फर्दर मतलब अपने से छोटे पार्टिकल में टूट नहीं सकता है, उसे हम लोग बोलेंगे एटम। लेकिन बाद में पता चला जो कि एटम भी से भी छोटे पार्टिकल्स होते हैं, जिसे सब एटॉमिक पार्टिकल्स बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। लेकिन जब डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी दिया था तो उस टाइम पे इसकी डिस्कवरी नहीं हुई थी। ठीक है, तो सबसे पहले अब डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में हम लोग फर्स्ट पॉइंट बोलेंगे, जो कोई भी मैटर होता है, मैटर के बारे में हमने पढ़ा है, कोई भी सब्सटेंस जिसके पास मास हो, स्पेस ऑक्यूपाई करे, जिसे हम लोग अपनी फिजिकल सेंस से ऑब्जर्व कर सके, वो मैटर होता है। ठीक है, और रेजिस्टेंस भी क्रिएट करता है, मतलब किसी भी प्रोसेस को, फंक्शन को अपोज करता है, तो वो मैटर है। तो कोई भी मैटर जो होगा, मैटर METTER, कोई भी मैटर जो होगा इंडिविजुअल पार्टिकल से बना होता है और उसे हम लोग एटम बोलते हैं। तो ये लिखा है मैटर कंसिस्ट्स ऑफ इंडिविजुअल एटम्स, मतलब मैटर जो होते हैं उसमें इंडिविजुअल एटम्स होते हैं, मतलब छोटे छोटे पार्टिकल से बना होगा, इंडिविजुअल पार्टिकल से, जिसे हम लोग जो उस छोटे पार्टिकल को एटम्स बोलते हैं, और जो कॉम्बिनेशन होता है उसे हम लोग मैटर बोलते हैं। ठीक है, अब किसी भी अगर एक एलिमेंट की बात करें, एलिमेंट मतलब जैसे कार्बन बोलें तो सिर्फ उसमें कार्बन होगा, तो उसमें जो एटम्स होंगे उसकी सारी प्रॉपर्टीज आइडेंटिकल होगी। और अगर दो डिफरेंट एलिमेंट की बात करें, जैसे कार्बन ले लिया, ऑक्सीजन ले लिया, तो उसके जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी एटम्स हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होगी। वैसे आगे चल के ये फेल हो गया जब आइसोटोप आइसोबार आया, तो इसके लिमिटेशन में अभी हम लोग पढ़ेंगे। पहले डाल्टन्स ने क्या बोला वो देख लेते हैं। सेकेंड पॉइंट है इसका, ऑल दी एटम्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट, मतलब किसी भी एक एलिमेंट में जितने भी एटम हैं उसकी सारी प्रॉपर्टीज सेम होगी। हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग आइडेंटिकल मास। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स डिफर इन मास, मतलब अगर कोई एलिमेंट है, एक ही एलिमेंट है, तो एक एलिमेंट में जितने भी एटम्स होंगे उसकी सारी प्रॉपर्टीज सेम होगी, मास भी सेम होगी, एटॉमिक मास सेम होगी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, जो भी प्रॉपर्टीज होता है सेम होगा। और अगर दो एटम डिफरेंट एलिमेंट से आया है तो उसका एटॉमिक मास सेम होगा। लेकिन आगे चल के जब इसकी लिमिटेशन देखेंगे तो हम लोग देखेंगे एक ही एलिमेंट के एटॉमिक मास डिफरेंट भी होते हैं। जैसे हमने हाइड्रोजन लिया तो हाइड्रोजन के एटॉमिक मास 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, तो ये इसके लिमिटेशन में देखेंगे। कुछ एलिमेंट हैं जिसके एटॉमिक मास सेम ही होते हैं, जैसे कि ऑर्गन है, इसका भी 40 होता है, कैल्शियम है, इसका भी 40 होता है, एटॉमिक मास सेम हो गया। तो सारे एलिमेंट नहीं, कुछ कुछ एलिमेंट्स हैं इसका एग्जिस्टेंस भी कम होता है। ठीक है, जैसे कार्बन 14 बोल रहे हैं, जैसे ड्यूटेरियम ट्राइटियम बोले, नेचर में तो बहुत कम एग्जिस्ट करता है, मेन तो प्रोटियम ही एग्जिस्ट करता है, लेकिन होते हैं, इसीलिए इसका हम लोग लिमिटेशन उसे बोलते हैं। इसके बाद जो सेकंड आया है वो कंपाउंड्स के बारे में आया है। जो कंपाउंड्स है ये एटम से बनते हैं, डिफरेंट एलिमेंट के एटम का कॉम्बिनेशन से बनता है इन ए फिक्स्ड रेशियो। जैसे कि CO2 है, कार्बन और ऑक्सीजन से बना है, डिफरेंट एलिमेंट का एटम है, और दोनों का फिक्स्ड रेशियो होगा, हमेशा 1:2 होगा। H2O बनेगा 2:1 होगा। ठीक है, HCl बनेगा 1:1 होगा, तो फिक्स्ड रेशियो होगा। तो ये लिखा है कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड व्हेन atoms of different elements combine in a fixed ratio। जब एक फिक्स्ड रेशियो में एटम्स कंबाइन करेगा डिफरेंट एलिमेंट का, तो कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा। जैसे कि हम लोग एग्जांपल के लिए अगर लिखें यहाँ पे, तो
CO2 हो गया, तो कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो देखो 1:2 आया। H2O ले लेते हैं तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो देखो 2:1 आएगा। HCl ले लेते हैं, हाइड्रोजन और क्लोरीन का रेशियो 1:1 आएगा। हमेशा एक फिक्स्ड रेशियो में ये कंबाइन करेगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट बताया था जो केमिकल रिएक्शन होता है, इसमें एटम पार्टिसिपेट करता है और एटम के रीऑर्गेनाइजेशन से जो है केमिकल रिएक्शन होता है। इसमें एटम ना तो क्रिएट होता है और ना ही डिस्ट्रॉय होता है। तो लिखते हैं, फिर एग्जांपल से बताते हैं। केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व reorganization of atoms. These are neither created, मतलब जो एटम है उसके बारे में बोल रहे हैं, nor destroyed, इसे ना तो क्रिएट करते हैं ना ही डिस्ट्रॉय करते हैं। जैसे कि केमिकल रिएक्शन की बात कर रहे हैं, एक हम लोग केमिकल रिएक्शन ले रहे हैं कैल्शियम कार्बोनेट का CaCO3, इसे अगर हीट किया जाए तो CaO + CO2 बनता है। तो देखो इसमें जो इसका रीऑर्गेनाइजेशन हो गया, मतलब रीस्ट्रक्चरिंग हो गया। यहाँ एक मॉलिक्यूल में, एक कंपाउंड में एक कैल्शियम था, एक कार्बन था, 3 ऑक्सीजन था। यहाँ पे क्या हो गया, एक कैल्शियम, एक ऑक्सीजन और एक कार्बन, 2 ऑक्सीजन। तो रीस्ट्रक्चरिंग हो गया, रीऑर्गेनाइजेशन हो गया। तो ये बोला था डाल्टन ने। लेकिन अब इसमें बहुत सारी चीज़ें होती है, जो मॉलिक्यूल होते हैं उसमें क्यों मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है, इस सब के बारे में इन्होंने नहीं बताया था। उसके बाद ये जो है लॉज ऑफ कॉम्बिनेशंस थे, इसमें से मैक्सिमम लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन को ये फॉलो करता है, कुछ को नहीं फॉलो करता है, जैसे कि गेलुसैक लॉ वगैरह है उससे नहीं करता है, लेकिन मैक्सिमम को ये फॉलो करता है। तो नेक्स्ट हमने लिखा है जो हमारा डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी है, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी ये मैक्सिमम लॉ को फॉलो करता है। इट कुड एक्सप्लेन द लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस, और सारे नहीं, मैक्सिमम को, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में मैक्सिमम लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब इसमें जो लिमिटेशन है उसे हम लोग देखते हैं। तो लिमिटेशंस हम लोग देख रहे हैं, लिमिटेशंस ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के क्या क्या लिमिटेशन है वो अब हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला लिमिटेशन, इट फेल टू एक्सप्लेन हाउ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स डिफर फ्रॉम ईच अदर, मतलब डिफरेंट एलिमेंट के एटम कैसे एक दूसरे से अलग होते हैं। इन्होंने बोल दिया था लेकिन कैसे होते हैं ये नहीं बताया था। ये डिड नॉट टेल एनीथिंग अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एटम के स्ट्रक्चर, मतलब एटम के जो अंदर जो पार्टिकल्स है वो कहाँ अरेंज होते हैं, न्यूक्लियस कहाँ होता है, इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है, इसके बारे में इन्होंने कुछ नहीं बताया। उसके बाद एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट जो हो, जैसे कि हमने आइसोटोप की बात की है, उसके एटॉमिक मास सेम होते हैं, डिफरेंट एलिमेंट के सेम भी हो सकते हैं, जो हम लोग आइसोबार बोलते हैं। तो ये इसके लिमिटेशन है, फर्स्ट लिमिटेशन। तो वही लिखा हमने, इट फेल्ड टू एक्सप्लेन हाउ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स डिफर फ्रॉम ईच अदर, मतलब डिफरेंट एलिमेंट के जो एटम हैं वो आपस में एक दूसरे से कैसे डिफरेंट होते हैं ये नहीं बताया। दैट इज, इट डिड नॉट टेल एनीथिंग अबाउट, एनीथिंग होगा यहाँ पे, एनीथिंग अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ द एटम्स, एटॉमिक स्ट्रक्चर, मतलब एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन वगैरह जो हैं कहाँ कहाँ एग्जिस्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉन वैसे पता था ही नहीं, लेकिन एटम का स्ट्रक्चर क्या है, इसके अंदर क्या होते हैं, या सारे कुछ एक ही जैसे होते हैं, इसके बारे में इन्होंने नहीं बताया था। इसके बाद एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स में हैव डिफरेंट मास, जिसे हम लोग आइसोटोप बोलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग लें तो जैसे हाइड्रोजन के आइसोटोप ले लें तो हाइड्रोजन 1,1 होता है, 1,2 होता है, 1,3 होता है, जिसे हम लोग प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम बोलते हैं। तो डिफरेंट हो सकते हैं। एंड एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट में हैव सेम मास, जिसे हम लोग आइसोबार बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए भी हमने बताया था ऑर्गन जो है 1840 होता है और कैल्शियम भी 2040 होता है। तो देखो इसके मास सेम है 40-40, ठीक है, लेकिन एटम डिफरेंट है, एक ऑर्गन है एक कैल्शियम है, लेकिन मास इसका सेम है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट आया था, इट कुड नॉट एक्सप्लेन हाउ
एंड व्हाई मतलब कैसे और क्यों डिफरेंट एलिमेंट के जो एटम्स हैं ये आपस में कंबाइन करके कंपाउंड बनाता है। मतलब केमिकल बॉन्ड के बारे में इन्होंने कुछ नहीं बताया था, केमिकल बॉन्डिंग के बारे में। ठीक है, तो नेक्स्ट वही लिखा है हमने, इट कुड नॉट एक्सप्लेन हाउ एंड व्हाई, मतलब केमिकल बॉन्ड के बारे में सीधा समझो, कुछ नहीं बताया। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन विथ ईच अदर टू फॉर्म कंपाउंड्स। कंपाउंड्स कैन बी फॉर्म बाय एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स। इन्होंने क्या बोला था, डिफरेंट एलिमेंट ही कंबाइन करके कंपाउंड बनाएगा, लेकिन सेम एलिमेंट में भी कंपाउंड तो बनते हैं। जैसे कि हम लोग मान लेते हैं हाइड्रोजन है तो HH सेम एटम के बीच बन रहा है, क्लोरीन सेम एटम के बीच बन रहा है, O2 सेम एटम के बीच बन रहा है, N2, ऐसे बहुत सारी कंपाउंड है जो सेम एटम के बीच बनता है। ये कोई ज़रूरी नहीं है डिफरेंट एलिमेंट से ही बनेगा, और बनेगा चलो मान लो डिफरेंट से भी बन रहा है, लेकिन कैसे बन रहा है, क्यों बन रहा है, केमिकल बॉन्ड कौन सा इन्वॉल्व हो रहा है, इसके बारे में इन्होंने कुछ नहीं बताया था। ठीक है, इसके बारे में जो इसके बाद जो कंपाउंड्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, उसमें जो डिफरेंट एटम होते हैं वो आपस में किस फोर्स से जुड़े हुए होते हैं, इसके बारे में भी कुछ इन्होंने नहीं बताया। ये भी एक केमिकल बॉन्ड का ही पार्ट है। इट फेल्ड टू एक्सप्लेन द नेचर ऑफ फोर्सेस that bind together different atoms in a molecule। वो फोर्स जो होता है केमिकल बॉन्ड होता है, आइदर आयनिक होगा, कोवैलेंट होगा, कोऑर्डिनेट होगा। ठीक है, इसके बाद इन्होंने गे-लुसैक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम के भी बारे में कुछ नहीं बताया था। इट फेल टू एक्सप्लेन गे-लुसैक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। ठीक है, इसके बाद इन्होंने कोई डिस्टिंक्शन नहीं बताया था जो अल्टीमेट पार्टिकल होते हैं, एलिमेंट के अंदर जो एटम्स होते हैं, एटम के अंदर जो अल्टीमेट पार्टिकल होता है। ठीक है, उसके बारे में कुछ नहीं बताया। और जो एलिमेंट का अल्टीमेट पार्टिकल है एटम, उसके बारे में भी कुछ नहीं बताया, जो फाइनली केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। और उस अल्टीमेट पार्टिकल के बारे में मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी में बताया गया। और इन्होंने जो अभी हम नेक्स्ट करने जा रहे हैं, जो एलिमेंट के अल्टीमेट पार्टिकल होता है जो केमिकल रिएक्शन में पार्ट करता है, जिसे हम लोग एटम बोलते हैं। और जो अल्टीमेट पार्टिकल का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है, फ्री एग्जिस्टेंस होता है, उसे मॉलिक्यूल बोलते हैं। इसके बारे में भी डाल्टन ने नहीं बताया था। तो नेक्स्ट हमने लिखा है, इट डिड नॉट मेक एनी डिस्टिंक्शन बिटवीन, मतलब एटम और मॉलिक्यूल में कोई डिस्टिंक्शन इन्होंने नहीं बताया था, बिटवीन अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट दैट टेक पार्ट इन रिएक्शंस, जिसे हम लोग बोलते हैं एटम्स, एंड अल्टीमेट पार्टिकल्स दैट हैज इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, जिसे हम लोग बोलते हैं मॉलिक्यूल्स। एटम और मॉलिक्यूल में इन्होंने कोई डिस्टिंक्शन नहीं बताया। तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के बाद जो नेक्स्ट आया मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी, ये किसी एक साइंटिस्ट ने मिलकर नहीं दिया है, इसीलिए इसमें किसी एक का नाम हम लोग नहीं लेते हैं, तो इसे हम लोग सिंपल बोलते हैं मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। तो नेक्स्ट टाइम हमारा मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, ये है मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। इसके अकॉर्डिंग जो एटम होता है ये इंडिविजुअल नहीं होता है, इसके अंदर भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, जिसे हम लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन बोलते हैं। मेन हमें इसी तीनों के बारे में पढ़ना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, पॉजिट्रॉन होते हैं, मेसॉन होते हैं, पाई मेसॉन होते हैं, म्यू मेसॉन होते हैं, लेकिन हमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ही देखना है 11th के सिलेबस में। ठीक है, तो वही लिखा है फर्स्ट मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी में, एटम इज नो लॉन्गर कंसिडर्ड टू बी इंडिविजिबल। एटम इज composed of some subatomic particles such as electron, proton, neutron, etc. ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है जो एटम्स है, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट मे नॉट बी सिमिलर इन ऑल रेस्पेक्ट। सेम एलिमेंट के जो एटम है वो सारे रेस्पेक्ट में सेम नहीं हो सकते हैं, वो डिफरेंट भी होते हैं। फॉर एग्जांपल मास के केस में, जिसे हम लोग आइसोटोप बोलते हैं। तो ये लिखा है हमने, एटम्स ऑफ same element may not be similar in all respects। फॉर एग्जाम्पल जिसे हम लोग आइसोटोप बोलते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक आइसोटोप हमने हाइड्रोजन का बताया था, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम।
इसका मास 1 होता है, इसका 2 होता है, इसका 3 होता है, डिफरेंट हो गया मास के रिस्पेक्ट में। इसके अलावा और ले लो, कार्बन 12 होता है, कार्बन 14 होता है, ठीक है, एटॉमिक नंबर से हमें मास डिफरेंट हो गया। ऐसे ही बहुत सारे एलिमेंट हैं जो डिफरेंट होते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट बताया इन्होंने, जो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स में बी सिमिलर इन वन और मोर रेस्पेक्ट, एक या एक से ज़्यादा रेस्पेक्ट में सिमिलर भी हो सकते हैं। और इसके लिए जो इन्होंने एग्जांपल दिया था दैट इज़ आइसोबार। आइसोबार का एक एग्जांपल हमने ऊपर भी दिया है, ऑर्गन का दिया है। इसके अलावा कार्बन का से दे सकते हैं, 14 है, नाइट्रोजन भी 14 है, तो दोनों का देखो सेम हो गया, एलिमेंट डिफरेंट है लेकिन एटॉमिक मास सेम हो गया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट इन्होंने बताया था जो एटम इज द अल्टीमेट यूनिट विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। अल्टीमेट पार्टिकल है, मतलब स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। और द रेशियो इन विच एटम्स यूनाइट, मतलब किसी मॉलिक्यूल में जो एटम यूनाइट होते हैं, मे बी फिक्स्ड एंड, वैसे फिक्स्ड के अलावा आजकल हाइड्रोजन चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे नॉन स्टैक्योमेट्रिक होते हैं, मतलब वेरिएबल रेशियो भी शो करता है, उसमें से केमिकल बॉन्ड नहीं होता है लेकिन वो एक साथ जुड़ के हाइड्राइड का फॉर्मेशन करता है, वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे हाइड्रोजन चैप्टर में। मे बी फिक्स्ड एंड इंटीग्रल, ठीक है, मतलब इंटीग्रल के अलावा भी कुछ होता है, जैसे कि Fe0.98O, ये कंपाउंड के बारे में डिस्कस करेंगे। पी डी के साथ 0.98H, इस तरह से भी हम लोग देखेंगे बहुत सारे एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। एंड इंटीग्रल बट नॉट बी सिंपल, लेकिन हमेशा सिंपल नहीं हो सकते हैं ऑलवेज। फॉर एग्जांपल जैसे कि C12H22O11, तो इसमें देखो फिक्स तो है 12, 22, 11 होगा, लेकिन ये सिंपल नहीं है, ठीक है, लार्ज नंबर है, छोटे नंबर नहीं है। इसके बाद जो एटम्स है ये एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट के एटम में चेंज हो सकते हैं थ्रू न्यूक्लियर रिएक्शन। तो वही लिखा हमने, एटम्स ऑफ वन एलिमेंट कैन बी चेंज्ड इनटू एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट, फॉर एग्जांपल के लिए जिसे न्यूक्लियर रिएक्शन हम लोग बोलते हैं। और जो एटम के मास हैं वो एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है अगर वो हाई स्पीड से मूव कर रहा हो, फॉर एग्जांपल स्पीड ऑफ लाइट से। और जो इक्वेशन होता है दैट इज E=mc²। तो नेक्स्ट हमने बताया है द मास ऑफ एटम कैन बी चेंज्ड इनटू एनर्जी। फॉर एग्जांपल जो रिएक्शन होता है उसके लिए इक्वेशन होता है, रिएक्शन नहीं बोलो, इक्वेशन बोलो, E=mc² से हम लोग इसे चेंज कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है एटोमिसिटी। ये भी एग्जाम में आते हैं, इस पर भी क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन है। एटोमिसिटी मतलब किसी भी मॉलिक्यूल गैस है तो फ्री स्टेट में जो एग्जिस्ट कर रहा है मॉलिक्यूल या एटम, उसमें कितने एटम हैं। तो एटोमिसिटी को हमने अब यहाँ पे डिफाइन किया है। इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ एटम्स इन ए मॉलिक्यूल और इनर्ट गैस, या तो फ्री स्टेट में मॉलिक्यूल होगा या इनर्ट गैस होगा, उसमें कितने एटम हैं ऑफ ए एलिमेंट, सेम एलिमेंट के, ऑफ ए एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट के, एक से ज़्यादा भी हो सकता है। जैसे कि हम लोग CO2 की बात करते हैं, तो अगर CO2 देखोगे, CO2 ले लेते हैं, तो कार्बन का 1, ऑक्सीजन का 2, तो टोटल 3 हो गया। O2 की बात करोगे तो ऑक्सीजन के 2, H2 की बात करोगे तो हाइड्रोजन के 2, N2 की बात करोगे तो नाइट्रोजन के 2, O3 की बात करोगे तो ऑक्सीजन के 3, He की बात करोगे तो हीलियम के 1। ये एटोमिसिटी हो गई, कितने एटम्स उसमें प्रेजेंट है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम लोग ले रहे हैं एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं प्रिसीजन। तो वैसे एक्यूरेसी और प्रिसीजन में थोड़ा सा डिफरेंस है, क्या है, सबसे पहले प्रिसीजन को डिफाइन कर लेते हैं। इट रेफर्स टू द क्लोजनेस ऑफ वेरियस मेजरमेंट्स फॉर द क्वांटिटी। एग्जाम्पल से देखो, मैं दिखाता हूँ प्रिसीजन को, प्रिसीजन क्या है और एक्यूरेसी क्या है, ठीक है। तो प्रिसीजन के लिए बताता हूँ मैं एक डायग्राम बना के, क्या होता है प्रिसीजन। जैसे हमारा मान लो यहाँ पे ये बनाना है हमें, हमने ये टारगेट लिया है, ये हमारा टारगेट है, ठीक है। जैसे हम लोग टारगेट लगाते हैं, ठीक है, ये हमारा टारगेट है।
लेकिन हमने मारा, हमारा सारा बॉल, सारा जो मतलब निशाना लगा इधर लग गया, सारा हमारा जो है प्रिसाइज है, एक ही जगह पे लगा, लेकिन हमारे टारगेट को अप्रोच नहीं किया, इसीलिए हम लोग बोलेंगे इसे प्रिसाइज। हमारा जो रिजल्ट आया प्रिसाइज आया है, एक्यूरेट नहीं आया, क्योंकि एक्यूरेसी तो यहाँ पे आती है, ये प्रिसाइज आया, ये जो है प्रिसाइज है, नॉट एक्यूरेट। मतलब क्लोजनेस टू द मेजरमेंट, मतलब एक ही जैसा रिजल्ट आ रहा है, उसी इसलिए हमने लिखा इट रेफर्स टू द क्लोजनेस ऑफ वेरियस मेजरमेंट। जो हमारा मेजरमेंट आ रहा है उसी सेम रिपीट हो रहा है, चाहे वो एक्यूरेसी के आसपास हो या ना हो। मतलब जो जैसे कि हमने ये लिया, जैसे कि हमारा टारगेट मान लो यहाँ पे है, ये टारगेट है, और हमने लगाया हर बार हमारा यहीं लगा, तो ये तो प्रिसाइज भी है और हमारा जो रिजल्ट था उसी के आसपास आ रहा है, एंड एक्यूरेट भी है। ये प्रिसाइज भी है, एक्यूरेट भी है। एक्यूरेसी का मतलब है, यहाँ पे हमने डिफाइन किया है, एक्यूरेसी पहले देख लेते हैं। एक्यूरेसी, इट इज द एग्रीमेंट ऑफ ए पर्टिकुलर वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू ऑफ रिजल्ट्स। जो हमारा ट्रू वैल्यू है, जितना आना चाहिए वही अगर उसी के आसपास आ रहा है तो हम लोग बोलेंगे हमारा एक्यूरेट है। और अगर रिपीटेडली आ रहा है तो एक्यूरेट भी है, प्रिसाइज भी है। जैसे ये है हमारा प्रिसाइज भी है और एक्यूरेट भी है, ये है प्रिसाइज है लेकिन एक्यूरेट नहीं है, प्रिसाइज है एक्यूरेट नहीं है, ये प्रिसाइज भी है एक्यूरेट भी है। जैसे हमारा एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमारा टारगेट ये है, ये हमारा रिजल्ट जो है ऐसे आ रहा है, ये एक्यूरेट है लेकिन प्रिसाइज नहीं है, क्योंकि हमारा सेम रिपीट नहीं हो रहा है बार बार। जो हमारा ट्रू वैल्यू है उसके क्लोज आ रहा है लेकिन रिपीट नहीं हो रहा है, इसीलिए इसे हम लोग बोलेंगे हमारा एक्यूरेट तो आ रहा है बट नॉट प्रिसाइज, नॉट प्रिसाइज। ये प्रिसाइज था बट नॉट एक्यूरेट, ये प्रिसाइज था एक्यूरेट नहीं था, ये प्रिसाइज भी है और एक्यूरेट भी है। अगर मान लो हमारा एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ये टारगेट है, एक बार यहाँ लगा, 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 एक बार, ये ना तो एक्यूरेट है ना तो प्रिसाइज है, ये नाइदर एक्यूरेट नॉर नाइदर एक्यूरेट नॉर प्रिसाइज, ये ना तो एक्यूरेट है ना ही प्रिसाइज है। अब इसको एक हम लोग एग्जांपल दे देते हैं एक्सपेरिमेंट वाला, फिर आगे देखते हैं। अब हमने यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल एग्जांपल लिया है, कोई एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और उसका थियोरेटिकल वैल्यू जो है 2 आना चाहिए, मतलब जो वैल्यू है उसका जो आंसर आना चाहिए 2 आना चाहिए। एक्सपेरिमेंट 2 बार किया गया, ठीक है, 2 एक्सपेरिमेंट किया। जो ए ने किया एक्सपेरिमेंट, फर्स्ट टाइम आया 1.95, सेकेंड टाइम 1.94, बी ने किया 1.94, 2.05, सी ने किया 2.01, 1.99, ये दोनों का एवरेज आया है, ठीक है। तो अब देखो जो ए ने एक्सपेरिमेंट किया इसका रिजल्ट एक्यूरेट है या प्रिसाइज है या दोनों है या कोई नहीं है। तो ए का रिजल्ट देखो 1.95, 1.94 ऑलमोस्ट सेम आ रहा है दोनों बार, मतलब ये प्रिसाइज है, लेकिन ये एक्यूरेट नहीं है, बट नॉट एक्यूरेट, क्योंकि ट्रू वैल्यू जो था हमारा 2 था, ये 2 के आसपास नहीं आ रहा है, इसलिए एक्यूरेट नहीं है, प्रिसाइज है। अब बी की बात कर रहे हैं, देखो एक बार 1.94, दूसरी बार 2.05, मतलब प्रिसाइज तो नहीं है, एक्यूरेट भी नहीं है, क्योंकि इसका एवरेज भी मतलब कुछ और आ रहा है, मतलब ये ना तो एक्यूरेट है ना प्रिसाइज है, नाइदर प्रिसाइज नॉर एक्यूरेट, कुछ भी नहीं है एक्यूरेट। ये देखो 2.01, 1.99, मतलब एवरेज 2 आया, मतलब वैल्यू भी 2 के आसपास ही रहा, मतलब ये प्रिसाइज भी है एक्यूरेट भी है। एक्यूरेट क्यों है, इसका एवरेज भी 2 आ रहा है और इसका वैल्यू भी 2 के आसपास है और ऑलमोस्ट सेम वैल्यू रिपीट हो रहा है, तो ये हमारा एक्यूरेट और प्रिसाइज दोनों है, एक्यूरेट भी है एंड प्रिसाइज भी है, एक्यूरेट एंड प्रिसाइज बोथ। तो इस तरह से हम लोग एक्यूरेसी एंड
प्रिसीजन को देखते हैं। इसके बाद हम लोग एक छोटा सा टॉपिक लेते हैं, डायमेंशनल एनालिसिस। फिजिक्स वाला डायमेंशन हम लोग नहीं देखेंगे, डायमेंशनल एनालिसिस देखेंगे, जिसमें हम लोग एक सब्सटेंस को दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम लोग देख रहे हैं नेक्स्ट डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस में हम लोग क्या करेंगे, एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो हम लोग निकाल रहे हैं डायमेंशनल एनालिसिस, डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, तो डायमेंशनल एनालिसिस में हम लोग जैसे कोई भी कैलकुलेशन करते हैं, जैसे हमें मान लो इंच में है, उसको सेंटीमीटर में चेंज करना है, किलोग्राम में है, ग्राम में चेंज करना है, तो इसे ग्राम में या किलोग्राम में या इंच में या सेंटीमीटर में जो भी कन्वर्जन करेंगे, तो इसके लिए क्या यूज करते हैं, इसे ही हम लोग बोलते हैं डायमेंशनल एनालिसिस। इसमें फिजिक्स वाला तो हम लोग यूज करेंगे नहीं, बस हम लोग बस ये कन्वर्जन वाला देखेंगे। तो वही लिखा है, इन कैलकुलेशंस देयर इज a need to convert units from one system to other, एक से दूसरे में। The method used to accomplish this is called factor level method या unit factor method, इसे ही हम लोग बोलते हैं डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, जैसे हमें एग्जांपल के लिए इंच को सेंटीमीटर में चेंज करना है, तो 1 इंच जो है 2.54 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, तो 1 अगर कर दोगे तो इसको अगर इधर ले आए, इसको अगर इधर ले आए तो क्या हो जाएगा, 1 इंच अपॉन 2.54 सेंटीमीटर, ये हो गया हमारा डायमेंशनल एनालिसिस। जैसे कोई 5 इंच बोलेगा, 5 इंच में कितने सेंटीमीटर होंगे, तो 1 इंच में 2.54 है, तो 5 इंच में कितने होंगे, 5 इंटू 2.54 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई कर दो। जैसे किलोग्राम को ग्राम में चेंज करना है, तो 1 किलोग्राम में कितने होते हैं, 1000 बोलो या 10⁻³ ग्राम। तो अगर कोई बोलेगा 5 किलोग्राम में कितने ग्राम होंगे, तो 5 इंटू 10⁻³ ग्राम। और ये किलो वगैरह वाला हमने पहले ही आपको बता दिया था, सारा एक टेबल देके 1-2 क्लास पहले ही सारा बता दिया। किलो 10⁻³ होता है, मेगा 10⁻6 होता है, उसी तरह मिली 10⁻³ होता है, माइक्रो 10⁻6 होता है, एंड सो ऑन। सारा कुछ हमने पिछले देख चुके हैं। ठीक है, तो अब हम लोग इसके आगे नेक्स्ट टाइम से एटॉमिक मास यूनिट, मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम एटॉमिक मास, फिर मोल कंसेप्ट डिटेल में स्टार्ट करेंगे इसके बाद से नेक्स्ट क्लास।